जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आएंगे और जम्मू कश्मीर की युवाओं की जो है बेहतरी होगी। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू कश्मीर में किस हद तक भलाई हुई ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जावेद साहब। जावेद साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिकल 35 और 370 पे क्या स्टैंड रहेगा आपका, क्योंकि बीजेपी के केंद्र सरकार कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो है भलाई होगी, और अब तक कोई भलाई दिखी आपको जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए या जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है? नहीं, जो दावा बीजेपी ने किया है, ये सवाल तो मुनासिब रहेगा कि आप बीजेपी के, क्योंकि आप अपोजिशन पे बैठे हैं या आप जो है सास को बाखूबी से जानते हैं, इसलिए मैंने आपको सवाल किया कि आपको दिखा कुछ कि जो केंद्र ने वादे किए थे। अगर मैं तारीफ भी करूं मरकज़ी सरकार की, तो क्या आवाम में मेरी इज़्ज़त बहाल रहेगी? जो मौजूदा सूरत हाल है, जम्मू के लोग हैं या कश्मीर के लोग, आवाम का जहाँ तक उनके तासुरात को अगर आप उनका जायज़ा लेंगे तो लोग मुतमिन नहीं हैं कि जो दावे किए गए थे कि जम्मू और कश्मीर में तरक्की होगी, साफ़ और शफाफ इंतज़ामिया होगी, उसमें मरकज़ी हुकूमत को जो यहाँ से पैगाम दिया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है, गवर्नर्स का फुकदान है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन हो और उसके बाद फिर एक अवामी सरकार का क़याम अमल में लाया जाए। जी, जैसे आपने बात की डिलिमिटेशन की, आप ही की पार्टी के लीडर हैं जिनका कहना है कि डिलिमिटेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो एनसी और बीजेपी की जो है मैच फिक्सिंग है। हालांकि आपके जो पार्टी के प्रेसिडेंट अल्लाह बुखारी साहब, उनका ये कहना है कि वो दिल्ली सरकार जो उनकी तालमेल है, बात करते हैं लगातार, और आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन हो रहा है ये बीजेपी और एनसी की मैच फिक्सिंग है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूनियन टेरिटरी के तहत पंचायत के सारे इंतखाबात लड़े और हलफ उठा के लड़े। अब उनके 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी ये जानते हैं कि उनके बाइकाट से डिलिमिटेशन प्रोसेस रुकेगा नहीं। लेकिन जो चीज़ भी आप डिलिमिटेशन में, जब कोई मेंबर पार्लियामेंट बात करता है तो वो वहाँ पर आपका एक नोट जो वहाँ पे जो कार्रवाई होती है उसका हिस्सा बन जाता है जी। अगर आपको ये लगता है कि वहाँ पर जो बात आप करेंगे वो जम्मू के हक में होगी तो कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे, कश्मीर के हक में होगी तो जम्मू के लोग नाराज़ हो जाएंगे, आप इस डर से उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो ये तो आपकी हमेशा की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा की ये पॉलिसी रही है कि वो कश्मीरियों के सामने एक तासुर देना चाहते हैं कि वो कश्मीरियों के नुमाइंदा हैं, और जम्मू में वो तासुर देना चाहते हैं कि वो जम्मू की नुमाइंदगी करते हैं, सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। और मरकज़ी सरकार के पास हमेशा उनका ये रहा है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो बाइकाट का मंतक सिर्फ इतना ही मेरी समझ में आता है कि वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते, और वो ये चाहते हैं कि अगर ये ठीक प्रोसेस हो जाता है तो वो कहेंगे कि हमने चूंकि बाइकाट किया हमारे प्रेशर की वजह से हुआ, और अगर उनको लगे कि इसको एक्सप्लॉइट करने की कोई गुंजाइश निकलती है कश्मीर में या जम्मू में तो वो उसको उसी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक सियासी जिम्मेदारी ये रही थी, चूँकि उनके 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की इंटरेस्ट को देखते और उसको ऑन रिकॉर्ड रखते, फिर बाद में जो भी फैसला होता, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो जायज़ कोशिश है उनको वो करनी चाहिए थी। जैसे हाल ही में जो है यूरोपियन डेलीगेशन जम्मू कश्मीर आई थी, और अपोजिशन का जी अमीर साहब का भी कहना है कि किसी भी जो अपोजिशन पार्टी को जो है उनसे मिलने नहीं दिया गया, और बीजेपी जो लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जो है इंटरनेशनलाइज करती है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मीर साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है,
क्या आपको यूरोपियन ये वो ही बेहतर जानते हैं, लेकिन यूरोपियन डेलीगेशन से जो लोग मिले इससे पहले अभी हम मिलते आए हैं, अगर कोई ये समझता है, कोई भी सियासी लीडर या सियासी जमात ये समझती है कि यूरोपियन डेलीगेशन से मिलेंगे तो कोई रिलीफ मिल जाएगी, नहीं मिलेंगे तो शायद रिलीफ लेने से मारूम हो जाएंगे, ये एक यूरोपियन डेलीगेशंस जहाँ भी कन्फ्लिक्ट जोन होता है वहाँ यूरोप के लोग जो हैं वो अक्सर पाकिस्तान के एरियाज़ हो, यहाँ हो, अफ़गानिस्तान हो, फ़लस्तीन हो, जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट होता है उन एरियाज़ में यूरोप के लोग अक्सर विज़िट करते रहते हैं। लेकिन ये समझें कि इनका आना जाना जो है ये सियासी तफरीह इसको कहा जा सकता है। लेकिन आपको लगता है इससे कोई मकसद हासिल, लेकिन आपको लगता है जो यूरोपियन डेलीगेशन में ऑल पार्टी मीट होता तो जम्मू कश्मीर की जो सियासी जो है यहाँ जो जितनी भी सूरत हाल जो ग्राउंड लेवल पे हैं उनको अगर उनसे डिस्कस किया जाए कोई हल निकल सकता था? यूरोपियन डेलीगेशन क्या मदद कर सकता है? आपको जो भी मिलना था वो आपको अपने मुल्क की पार्लियामेंट से मिलना था, जो कुछ भी आप इस वक्त लेना चाहते हैं वो आपको अपने मुल्क की पार्लियामेंट से मिलेगा। अगर कश्मीर के सियासतदान ये तवक्का रखेंगे कि यूरोप के लोग उनको कुछ देंगे या यूरोप के, तो फिर बीजेपी सरकार क्यों यूरोपियन डेलीगेशन इससे पहले फैब में भी आई थी, उसके बाद जो है आर्टिकल 370 के बाद जब टूटा उसके बाद भी डेलीगेशन आई, तो फिर क्या फन है? यही तो कहना है अपोजिशन सरकार का, यूरोपियन डेलीगेशन लाने का क्या फन है इधर जम्मू कश्मीर? लाने वो लाते हैं या वो आते हैं तो इसकी वजाहत कौन करेगा? अगर कुछ लोग अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ से कोई पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अमेरिका विजिट करना चाहे कि हम अमेरिकन के मुख्तलिफ स्टेट्स का विजिट करेंगे, वहाँ की सियासी सूरत हाल को देखेंगे, तो रोका नहीं जा सकता। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज़ के बीच में कि अगर जमहूरी इलेक्टेड या इवन आम आदमी अगर एक दूसरे के इंस्टीट्यूशंस को या एक दूसरे के रियासतों में कोई विज़िट करना चाहे तो उसके लिए कोई कदफन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए उनका आना जो है बिल्कुल आए विजिटर्स की तरह, एक एनालिसिस किया होगा अपनी जगह, जो बाइंडिंग नहीं है, नाम पर बाइंडिंग है ना पाकिस्तान पर बाइंडिंग है, आए और चले गए। जावेद साहब, प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि हम इस सूरत हाल है हमारी कि हम जो है ये कोई भी टैक्स जो है देने के लिए अभी जो है काबिल नहीं है, तो सरकार ने जो है उन पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया। इस पे क्या स्टैंड है अपनी पार्टी का? अपनी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हमारी रियासत की कोरोना वायरस की वजह से और उसके बाद फिर जो हालात रहे हैं और फिर अक्सर मौसमी हालात, फिर हार्टिकल्चर को नुकसान पहुँचा, टूरिज़म को नुकसान पहुँचा, तो आपकी इकानमी जो है वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कोई ये मदद ना करे तो आप तो मुलाजमों की तनख्वाह भी नहीं दे सकते। इन सूरत हाल में आम आदमी बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है और जो लोग सरमाएदार भी हैं उनके पास भी इस वक्त पैसे की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो इस तरह के टैक्सेस बर्दाश्त कर सके मौजूदा सूरत हाल में। लॉन्ग रन में देखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त दरख्वास्त की जा सकती है LG साहब से कि वो देखें, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मौजूदा जो इक़्तिसादी सूरत हाल है इस वक्त जम्मू और कश्मीर के लोगों के, इसमें वो इसके मुतमहिल नहीं हो सकते कि वो इस तरह के टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकें। जावेद साहब, आर्टिकल 370 या स्टेटहुड की बात की जाए तो अपनी पार्टी जो है कहाँ पर स्टैंड करती है अब तक? इसके दो पहलू हैं। एक है कि हमारी ख्वाहिशात क्या हैं। ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं होती है कि जितना मिले उतना कम है, चाहे सियासी महाज पर हो चाहे इक़्तिसादी महाज पर हो, लेकिन ख्वाहिशात के मुताबिक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करेगी ना। हमारी इस वक्त जदोजहद ये है कि किसी तरह से हम पहले मरहले में स्टेटहुड को बहाल करवाएं। अब ये कब हो जाएगा इसके लिए पहले तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने ये कमिटमेंट की है कि हम ये स्टेटहुड बहाल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की कुछ मेन स्ट्रीम जमातें जो हैं वो इस मसले को इतना आसान तरीके से कहती हैं कि चूँकि ये देना ही है तो ये कोई आसान नहीं होगा। नतीजा ये है कि उनके इस एटीट्यूड की वजह से ये हम थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। जिस तरह वो पहले कहते थे 370 है कौन हटाएगा, 35 से है किसकी ताकत है हटाने की, तो जो उन्होंने धमकियां दी, जो उन्होंने प्रोवोकेशन किया, जिस तरह से उन्होंने 370 और 35A को इस्तेमाल किया अपनी एडवांटेज के लिए, उनको ये मालूम नहीं था कि उनकी ये प्रोवोकेशन और जो ये वो धमकियाँ देते हैं मरकज़ी हुकूमत को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और नतीजा उन्होंने देख लिया। इसी तरह जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रियासत का दर्जा, पहले मरहले में हम रियासत का दर्जा बहाल करवाएं, फिर उसके बाद हम किस तरह से अपनी ज़मीनों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, किस तरह से 100% अपनी जॉब्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो ये अचीव करने के लिए जब हम कोई पहल करते हैं तो वो कहते हैं ये तो उनको करना ही है। तो नतीजा ये है कि जो चीज़ 2 साल में 3 साल में हम अचीव कर सकते थे उसको 20 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को हठधर्मी का छोड़ना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक आवाज़ में कहना चाहिए, हम सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। आप जो है पीडीपी में रहे एज एमएलए, जैसे कि मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर का मेन मुद्दा जो है वो दहशतगर्दी है। जितनी भी पार्टीज़ आई, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने जो है पॉलिसीज़ बनाई, रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ बनी, लेकिन मिलिटेंसी में जो कहीं फ़र्क नहीं आया। बीजेपी सरकार आई, उनने जो है सख्ती भी की, नरमी भी की, लेकिन जो है अब तक मिलिटेंसी जो ख़त्म नहीं हुई। अब जो है महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बातचीत से ही हल निकलेगा, इस पर क्या कहना है आपका? बातचीत, इसकी दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जब से कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई है पिछले 30 साल से सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ रहा है, कश्मीर की हो या मुल्की सतह पर, कि बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहते हैं, और ये कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ भी कहती हैं। लेकिन जब तक उस तरह की फ़िज़ा पैदा ना हो, उस तरह के माहौल ना बनाए, तो बातचीत कैसे होगी? और अब एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात जो है इसको काटेंगे नहीं और इसको प्रिंट मीडिया में आना चाहिए। मुझे जो सबसे बड़ा मसला दिखाई देता है इस बातचीत के रास्ते में रुकावट, पहली रुकावट मुझे ये दिखाई देती थी, अब वो उतनी उसकी इंटेंसिटी मुझे नज़र नहीं आती। पहले रुकावट ये दिखाई देती थी जब हमारे मुल्क ने एक स्टैंड ले लिया कि जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ये मसला उतना मुश्किल नहीं था जितना हार्ड स्टैंड अब इमरान खान साहब ने ले लिया है। अब इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि हिंदुस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक 370 और 35 से बहाल ना हो जाए। अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आता है, मुझे नज़र नहीं आता कि 35 और 370 में जब पाकिस्तान और चीन हिस्सा बनेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई स्पेस रहेगी जिसमें वो 370 और 35 को बहाल करे। अगर 370 और 35 को सुप्रीम कोर्ट बहाल करता है तो ये इमरान खान क्लेम करेगा मेरी विक्ट्री है, चीन क्लेम करेगा ये मेरी विक्ट्री है। जो ही चीन और पाकिस्तान 370 और 35 का हिस्सा बन गए कि इसको वापस लाओ फिर बातचीत करेंगे, तो अगर कहीं कोई रिलीफ मिलने वाली थी वो मुश्किल हो गई। और जो स्टैंड अब इमरान खान साहब ने ले लिया कि जब तक ये बहाल नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, उसने वर्चुअली, इमरान खान साहब ने अब वर्चुअली बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। इसलिए महबूबा जी पहले इमरान खान साहब को ये कहें कि वो ये वापस ले लें, इमरान खान साहब ये बयान वापस ले लें कि जब तक हिंदुस्तान 35 से और 370 बहाल नहीं करता तब तक बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान साहब ये वापस ले लेते हैं ये बयान और पाकिस्तान तैयार हो जाता है अनकंडीशनल बातचीत, अब तो कंडीशंस लगा दी ना उन्होंने कि 370 और 35, अब तो कंडीशनल है। तो जब जो ही पाकिस्तान ने ये कंडीशंस रख दी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने कंडीशंस रख दी बातचीत के लिए, उसी वक्त बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। तो लिहाजा महबूबा जी को कहें, इमरान खान साहब से उनके अच्छे तल्लुकात हैं, शायद वो पहले उनसे बात करें और फिर उनको ये समझाएं कि जो स्टैंड आपने लिया है ये बहुत ही मुश्किल स्टैंड है, ये उस स्टैंड से भी मुश्किल है जो हिंदुस्तान ने लिया है। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 35 वापस आ सकता है? वापस आने को क्या नहीं आ सकता, लेकिन जो ले गए हैं वो इतने अहमक और बेवकूफ़ हैं कि वो 6 महीने या साल के बाद इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी मैसिव एक्सरसाइज के बाद वो 1 साल के बाद आपके और मेरे कहने पर और महबूबा जी के कहने पर वापस दे देंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं, देखें मैं सियासत में हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, कब तक मैं सियासत में हूँ, लेकिन मुझे आप रिकॉर्ड पर ये रखें कि अगर
फारूक अब्दुल्ला के और महबूबा जी के और मेरे कहने से ही वापस आता तो ये बचता ही क्यों, इसको ले जाते ही क्यों? हम इसको परमानेंट नहीं करा सके 70 साल में, टेम्परेरी प्रोविजन को, और जब ये खत्म किया तो ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मैसिव एक्सरसाइज हुई इसको खत्म करने के लिए। तो आप समझते हैं वो इनके कहने पे वापस दे देंगे? मुझे कोई सूरत नजर नहीं आती उसके वापस आने की। तो ये कोशिश करते हैं, करने दें, कोशिश में क्या है। अपनी पार्टी के लिए एक सवाल, आखिरी सवाल पूछता हूँ। वक्तन फ़क्तन जो अपनी पार्टी पे इल्ज़ाम लगते हैं, अपनी पार्टी जो है बी फेस बीजेपी की पार्टी है और अब आपकी पार्टी बनी है, क्या आपको लगता है कश्मीरी जो है नई पार्टी में भरोसा कर पाएंगे? उन्होंने भरोसा ऑलरेडी किया, उन्होंने ऑलरेडी किया। पिछले इलेक्शन में जो हमारा वोट शेयर है वो आप देख लें, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डीडीसी वो तो हमने देखा, वो उस पर भी आप पे इल्ज़ाम लगे कि इनने जो है मेंबरों के साथ फिक्सिंग की या कुछ भी किया जो अपने कैंडिडेट। भाई लोगों के साथ कौन सी फिक्सिंग की? मैं 6000 वोट ले गया 2 ब्लॉकों में, ठीक है ना? तो वो ये 6000 कौन लोग हैं? वो 7000 ले गए सारे मिल के, तो वो कौन 6000 वोटर कौन है? तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं, ये कहना कि हमें जज करने से पहले ही वो लोग, फारूक साहब जज करेंगे, महबूबा जी जज करेंगी, उमर अब्दुल्ला साहब जज करेंगे। यार अगर यहाँ कोई, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लोग किसी ऐसे माशरे में होते जहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर होता तो ये लोगों के पास मुँह दिखाने के लायक नहीं है। हमारी पार्टी बने हुए जुमा 8 दिन हो गए। ये लोग वो हैं जिन्होंने 1931 से लेकर आज तक इस कौम का इस्तेसाल किया है। हुकूमतें ये करते रहे, इल्हाक इन्होंने किया, हुकूमतें इन्होंने किए, 1975 का अकार्ड इन्होंने किया, बीजेपी के साथ अलायंस इन्होंने किया, मिलजुल के सरकार ये चलाते रहे। आज ये रोना पीट रहे हैं ए टीम और बी टीम का। इनको अवाम की अदालत में हम एक्सपोज करने में कामयाब हो गए तो हो गए, लेकिन ये एक न एक दिन होगा, तारीख इनको इतना एक्सपोज करेगी और इतना मशक करेगी कि ये किसी को चेहरा दिखाने के लायक। जो आप पे बी टीम का इल्ज़ाम है उस पर क्या कहेंगे आप? ये वक्त फैसला करेगा, ए टीम बी टीम नहीं होती है। आपके एक भारतीय जनता पार्टी एक मुल्क की सतह की सियासी जमात है जो इस मुल्क में हुकूमत कर रही है। ये हुकूमत अच्छी कर रही है, बुरी कर रही है, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इसको इस वक्त लोगों का मैंडेट है और उस मैंडेट के तहत ये इस वक्त मरकज़ में हुकूमत कर रही है। जम्मू कश्मीर में जिस किसी को भी मैंडेट मिलेगा वो हुकूमत करेगा। इस हुकूमत और उस हुकूमत को आपस में मरासम रखने पड़ेंगे, तल्लुकात रखने पड़ेंगे। जो कुछ भी आपको रिलीफ मिलेगा सियासी या इक़्तिसादी, वो इसी मुल्क के अदारों से मिलेगा। कोई बाहर का मुल्क आपको कोई रिलीफ नहीं देगा, न सियासी न इक़्तिसादी। तो लिहाजा नफरत की बुनियाद पर, हकारत की बुनियाद पर, गाली गलोच से, धमकियों से, इससे कभी पहले नहीं कुछ हासिल हुआ, अब भी कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जावेद साहब जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और एमएलए भी रह चुके हैं पीडीपी से, और ये सियासत को जो बड़ी बाखूबी से जानते हैं। इनका जो इनकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं वक्तन फ़क्तन, जो इनकी बी टीम बताई जाती है बीजेपी की, इनका कहना है कि जितनी पार्टी जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं आने वाले टाइम पे जो हम उनको एक्सपोज करके रखेंगे कि वो लोगों से किस कदर धोखे करते हैं। फिलहाल के लिए इतना। आप देखते रहिए अली टाइम्स जम्मू।